जिसको दुनिया के ही जैसे अब बैलेंस्ड रहना है, जैसा दुनिया है वैसा ही रहना है। अब शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हैं हम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स के बारे में आपको पहले से ही पता होगा कि पुश और पुल जो होता है उसको फोर्स कहते हैं। किसी को हम धक्का दे दिए या फिर किसी चीज को हम अपने तरफ खींच रहे हैं, दोनों क्या होगा? फोर्स होगा। फोर्स के बारे में सबसे ज्यादा जो बताए थे वो न्यूटन साहब बताए थे, तो उनके रिस्पेक्ट में इसका ऐसा यूनिट रखा गया है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। एक और इसका यूनिट होता है, उसके बारे में हम सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फोर्स का इफेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या क्या हो सकता है। जैसे सबसे पहला इफेक्ट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट यदि रुका हुआ है तो एक एक्स्ट्रा फोर्स जब हम उस पर अप्लाई कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि कोई बाइक आगे बढ़ रहा है, कोई कार आगे बढ़ रहा है, तो उस मशीन में एक सिस्टम है ब्रेक का। यदि हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। ब्रेक उस पर क्या अप्लाई करता है? एक फोर्स अप्लाई करता है। कोई बॉल आगे मूव कर रहा है तो हम सामने से पैर लगाकर, यदि फुटबॉल है, हाथ लगाकर यदि क्रिकेट का बॉल है, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाकर उसके स्पीड को कम किया जाता है या फिर पूरी तरह से रोक दिया जाता है। अगला इसमें यही है कि चेंज द स्पीड। यदि किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो हम उसके स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और सामने से कोई आदमी आ गया है, उस वक्त स्पीड को कम करने का जरूरत है तो उसको घटा करके हम 20 किलोमीटर पर आवर पर भी ला सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को भी चेंज किया जा सकता है। तीसरा क्या है? चेंज द डायरेक्शन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं यदि उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया जाए तो। यदि कोई बॉल इस तरफ से आ रहा है और क्रिकेटर इस तरफ से बैट चलाता है, जब बैट चलाता है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मोशन में ही अभी ऑब्जेक्ट है, मोशन का स्पीड भले चेंज हुआ लेकिन डायरेक्शन भी तो उसका बदल गया, और वो बाउंड्री से टकराएगा फिर किसी दूसरे तरफ जाएगा, क्योंकि बाउंड्री के वजह से उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई हो चुका है। और सबसे लास्ट क्या है? चेंज शेप एंड साइज। उसका शेप और साइज बदला जा सकता है यदि कोई एक्स्ट्रा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगा है तो। जैसे बैलून है, उस पर हम एक्स्ट्रा फोर्स इधर से लगाएंगे तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। कोई स्प्रिंग है, उसको हम इस तरह से खींच देते हैं। रबर जो होता है, जो चोटी में लड़की सब बांधती है, वो रबर जो होता है, उस रबर को भी ऐसे खींचते हैं, वो इस तरह से उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। अब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें हम पांचों इफेक्ट को देख सकते हैं? वो है फुटबॉल का एग्जाम्पल। जैसे एक फुटबॉल को एक प्लेयर इधर से किक किया, वो फुटबॉल मोशन में है। सामने वाला प्लेयर उस फुटबॉल को अपने पैर से रोका तो उसके मोशन को अपोज करके उसके स्पीड को कम करके उसको रोका गया है। जब उसको वो रोक लिया तो उसके बाद फिर से एक किक करता है। जब इधर से किक किया तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। अब उसके गोल पोस्ट के तरफ डायरेक्शन मार रहा है, और इधर से जब वो बहुत जोर से उस फुटबॉल पर मारेगा तो फुटबॉल जो होता है वो स्ट्रांग उतना तो होता नहीं है, तो उसका शेप और साइज में थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही। तो यहाँ पर जितना भी चीज है वो सब फुटबॉल के एग्जाम्पल में आ जाता है कि वो मोशन में आया, उसको सामने वाला प्लेयर रोका, उसके स्पीड को चेंज किया, उसके डायरेक्शन को चेंज किया, और जब किक किया गया फुटबॉल को तो उसका शेप और साइज भी हल्का सा चेंज हुआ है। लेकिन इस सब इफेक्ट ऑफ फोर्स से आपको क्या ही फर्क पड़ेगा? क्लास 9th में आ गए हैं तो एक एक्स्ट्रा इफेक्ट ऑफ फोर्स आपके दिल पर पड़ रहा होगा। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा, जाने ये कैसा डोर है। चलिए छोड़िए, अब आगे समझते हैं मास और वेट को। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? हम जो मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हम मास मेजर करते हैं या फिर वेट मेजर करते हैं। तो मास को डायरेक्टली मेजर करने का कोई तरीका यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। उस सब्सटेंस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उस पर डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास। अब वो नंबर ऑफ पार्टिकल चाहे वो अर्थ पर रहे या मार्स पर चले जाए या अमेरिका पे चले जाए, कहीं पर भी चला जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल तो चेंज होना नहीं है। इसीलिए मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं बदलता है। बदलता क्या है? उसका वेट। वेट क्यों बदलता है? देखिए,
वेट जो है वो डिपेंड करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर एक ग्रेविटी का अपना एक्सीलरेशन है। जुपिटर अलग तरह से अट्रैक्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट को, सन अलग तरीके से अट्रैक्ट करेगा, अर्थ अलग तरीके से अट्रैक्ट करेगा। ये सब ग्रेविटेशनल चैप्टर का पार्ट था, वो तो अब सिलेबस से हट गया, तो आप कभी पढ़िएगा नहीं। लेकिन जी का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग प्लेनेट के लिए और यूनिवर्स के अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज के लिए अलग अलग वैल्यू है। अब जहां पर जी चेंज होगा वहां पर वेट भी चेंज हो जाएगा। मास क्या था? क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल वही रहेगा, लेकिन उसको खींचने वाला जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी बदल गया। जब ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट का बदल जाता है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब मास पर लगा वही होता है वेट। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही चेंज हो गया तो वेट भी चेंज हो जाएगा। किसके साथ? ग्रेविटी के साथ। अब एसआई यूनिट को देख लेते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सीलरेशन अप्लाई हुआ है, मास और एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है फोर्स, जो अभी न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे। अब तब जब यहाँ पर एक्सीलरेशन और मास मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी एक फोर्स है। वेट जो है वो एक फोर्स है, और फोर्स का एसआई यूनिट क्या हम पढ़े थे? न्यूटन। तो वेट का भी एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वेट जो है इस चैप्टर के लिए और ग्रेविटी वाले चैप्टर के लिए किसी और जगह पर मैथ में कहीं पढ़े या फिर किसी दूसरे एक्सरसाइज में पढ़े तो वहां पर मास और वेट को आप बराबर मान सकते हैं, क्योंकि इस दोनों का इस्तेमाल क्वेश्चन को देते वक्त करते हैं। लेकिन जब न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं और ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ रहे हैं उस वक्त मास और वेट में डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए। मास हो गया क्वांटिटी ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है ये चेंज नहीं होता। इसका ऐसा यूनिट होता है केजी। हम जो केजी पढ़ते हैं या फिर केजी बोलते हैं वो उसका मास है, वेट नहीं है। ठीक है, इस बात को समझ गए, ये बात आपको याद रखना है। और सबसे लास्ट टॉपिक है यहाँ पर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा है वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स के वजह से मोशन में है। जो मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो मोशन के स्पीड को कम करता है, उसको कहते हैं फ्रिक्शन। अब आप ये बताइए कि जो इमोशन के डायरेक्शन को कम करे उसको हम क्या कहेंगे? लेकिन ये फ्रिक्शन जो है वो बहुत काम का चीज होता है। यदि फ्रिक्शन नहीं रहे तो यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार यदि मोशन में आ गया, एक बार आप साइकिल पर पैडल मार दिए, उसके बाद साइकिल इनफाइनाइट समय तक चलते रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं कुछ रोकने वाला। इसलिए फ्रिक्शन का होना जरूरी है। जब हम चलते हैं रास्ते पर तो किस वजह से चलते हैं? फ्रिक्शन यदि हमारे मोशन को अपोज नहीं करेगा तो हम पैर बढ़ाए ये मुंह के बल गिर जाएंगे। तो फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है, जमीन पर भी और जिंदगी में भी। यदि जमीन पर फ्रिक्शन नहीं रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और यदि जिंदगी में फ्रिक्शन नहीं रहे तो हम में अहंकार आ जाएगा कि हम ही सब कुछ है। इसीलिए जिंदगी हो या जमीन, वहां पर फ्रिक्शन रहता ही है। आप कोई भी काम करना चाहें, उस काम को करना शुरू करें कि सामने से फ्रिक्शन आना शुरू हो जाएगा। बहुत अलग अलग चीजों का फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन तो आता ही है। तो फ्रिक्शन पार्ट ऑफ लाइफ है। अगला टॉपिक पढ़ना है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अब इस वर्ड से ही क्लियर होगा कि बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब क्या होता है। बैलेंस फोर्स लगा हुआ है, मतलब हर तरफ से बैलेंस्ड है यदि फोर्स, तो उसको कहते हैं बैलेंस फोर्स। यदि किसी तरफ से ज्यादा या कम फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो अनबैलेंस हो गया, और वहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है इसलिए वो क्या हो जाएगा? अनबैलेंस फोर्स। अब देखिए, बैलेंस फोर्स जो होता है उसको हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स, जितना भी फोर्स लग रहा है। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पर एक ही फोर्स लगे ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा ही। तो उसके हिसाब से कम दो फोर्स तो वहां लगेगा ही, लेकिन उस दो फोर्स के अलावा भी बहुत सारा फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लग सकता है। तो जितना भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगा है उस सब का कैलकुलेशन किया जाए उसके एसआई यूनिट के साथ। यदि उसका वैल्यू 0 आता है, यदि नेट फोर्स 0 आता है, तब वो बैलेंस फोर्स है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, एक टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। उस ब्लॉक पर यदि वो ब्लॉक रेस्ट में है तो उस ब्लॉक पर अभी कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फोर्स जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, तो नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। अब नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स
जो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर लग रहा होता है उस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये नॉर्मल डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में जो लग रहा है उसको हम नॉर्मल फोर्स कह दिए। अब जितना नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से भी उतना ही यूनिट का, उतना ही वैल्यू का फोर्स ऊपर लगता है। तो ये पूरी तरह से बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल अभी दे देंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स लग रहा है यदि उसका नेट वैल्यू 0 नहीं आता है तब वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, जैसे इस पर नीचे से जी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल एक फोर्स है। अब इस तरफ से कोई एक आदमी इसको 5 न्यूटन से खींच रहा है, दूसरा आदमी इसको उस तरफ से 10 न्यूटन से खींच रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है? तो ये जो फोर्स है वो अनबैलेंस है, क्योंकि ये जी इस नॉर्मल को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि नीचे ऊपर सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है, लेकिन इधर से कम यूनिट से खींच रहा है, कम मैग्नीट्यूड से खींच रहा है, और उधर से ज्यादा मैग्नीट्यूड से खींच रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चला जाएगा कितने न्यूटन के फोर्स से? तो 10 न्यूटन, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 न्यूटन के फोर्स से ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यूनिवर्स का जितना भी ऑब्जेक्ट है, यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब उस पर जितना भी फोर्स लग रहा होगा वो कहीं ना कहीं से बैलेंस हो रहा होगा। वो फोर्स हमको दिखे या फिर नहीं दिखे, जैसे किसी भी भारी ऑब्जेक्ट पर हम जब फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं इधर वाले दीवार पर ही हम फोर्स लगाए, तो मेरे फोर्स लगाने से तो दीवार मूव होना नहीं है। दीवार क्यों नहीं मूव हो रहा है? क्योंकि वो जमीन के साथ कनेक्टेड है, जमीन का फ्रिक्शन उसको पकड़े हुए है। यदि कोई ब्लॉक, कोई भारी बक्सा किसी जगह पर रखा हुआ है, उस बक्से पर हम बहुत जोर से धक्का दिए, फिर भी वो बक्सा मूव नहीं हुआ, हम ही को चोट लग गया। चोट क्यों लगा? वो न्यूटन्स थर्ड लॉ। और बक्सा मूव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जमीन का जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन उसको रोके हुए है। फ्रिक्शन हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो उस मोशन के डायरेक्शन को अपोज कर रहा है। हम मोशन सामने के डायरेक्शन में दे रहे हैं, लेकिन वो फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से वो मोशन में नहीं आ रहा है। तो यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फोर्स उसको न्यूट्रल कर रहा होगा, उसका नेट फोर्स 0 होगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसमें सोचना ही कुछ नहीं है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स उस पर लग रहा है जो उस ऑब्जेक्ट को मोशन में दिए हुए है। जिसको दुनिया के ही जैसे अब बैलेंस्ड रहना है, जैसा दुनिया है वैसा ही रहना है। अब शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हैं हम। अब ये हो गया बैलेंस्ड बात। ठीक है, तो ज्यादा एग्जाम्पल को समझने का जरूरत नहीं है। इस तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बनाइएगा और उसके बाद कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी न्यूटन्स का तीनों लॉ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।